हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम्स और हम ये भी देखेंगे कि सेट्स पर ऑपरेशंस किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो दो टॉपिक का हम आज स्टडी करेंगे, वेन डायग्राम्स और ऑपरेशंस ऑन सेट्स। एक क्लास 11 का टॉपिक है, मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का, जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वेन डायग्राम्स होता क्या है। दोस्तों, हमारे माइंड में अगर कुछ थॉट्स हैं, कुछ विचार हैं, तो अगर हम उन थॉट्स को डायग्राम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, पिक्चर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो उन्हें समझना काफ़ी आसान हो जाता है। बस इसी का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। वेन डायग्राम्स में हम सेट्स को पिक्चर्स के फॉर्म में शो करेंगे और उनमें जो भी ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सभी को हम डायग्राम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और इन्हें समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें हम सबसे पहले एक बड़ा सेट बनाएंगे, ये रेक्टेंगुलर शेप का, जिसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? जब भी हम बहुत सारे सेट्स को कंसिडरेशन में लेते हैं, यानी स्टडी करते समय हम बहुत सारे सेट्स जो लिए हुए हैं, तो एक ऐसा सेट जो कि उन सभी सेट्स का जिनको हमने स्टडी में लिया हुआ है, जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उन सभी सेट्स का ये सुपर सेट होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो सारे सेट्स जिनको हमने कंसिडरेशन में लिया हुआ है, जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, वे सारे सेट्स जो हैं वो इस सेट के क्या होते हैं? सुपर सेट होते हैं। जैसा कि इससे नाम से ही लग रहा है कि ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 सेट हैं ए बी सी, तो वो सारे सेट क्या होंगे? इसके सबसेट होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से मैं बना दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और भी तमाम प्रकार के जो सेट्स हैं और भी तमाम सेट होंगे, तो वो सब के सब यू के क्या माने जाएंगे? सबसेट माने जाएंगे, उसके सबसेट होते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट स्टडी में स्टडी करते समय जितने भी सेट आपने लिए हैं, उन सब का सुपर सेट, उन सबसे बड़ा, जो उन सबको अपने अंदर कंटेन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ ऑपरेशंस जो दो या दो से ज़्यादा सेट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं, तो दोनों के यूनियन को हम इस तरीके से शो करते हैं, ए यूनियन बी पढ़ते हैं इसको, ए यूनियन बी। और इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं? ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे जो या तो ए में हो, या तो किस में हो? बी में हो, या फिर दोनों में हो। ठीक है, ए यूनियन बी कैसे एलिमेंट्स को रखता है? ऐसे एलिमेंट्स को रखता है जो या तो ए में हो, या तो बी में हो, या फिर ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, उनको भी ये रखता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, मान लीजिए ए में है 1 2 3 5 6, बी में है 3 5 4 7 8। ठीक है, 1 2 3 5 6 और बी में कौन है? 3 5 4 7 8। तो ए यूनियन बी हम कैसे बनाएंगे बताइए? तो डेफिनेशन के अनुसार ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट्स होते हैं? जो या तो ए में है या तो बी में है, मतलब कि कम से कम किसी एक में रहना चाहिए। ठीक है, और उन एलिमेंट्स को भी आप शामिल करेंगे जो दोनों में है। तो चलिए हम ए यूनियन बी बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 2 3, देखो 1 2 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ तो नहीं है, मगर 4 यहाँ है, तो यूनियन में उसको शामिल करना पड़ेगा। 5 तो दोनों में है। अब देखिए 3 और 5 जो हैं वो दोनों में है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर 3 और 5 जब दोनों में है, तो ए यूनियन बी लिखते समय 3 और 5 को, क्योंकि वो दोनों में है इसलिए दो बार लिखना जरूरी है क्या? तो नहीं। ठीक है, उसको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है, अगर हम लिख दिया अगर उसको 2 बार, तो क्या वो गलत हो जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है कि 2 बार लिखने से वो गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं लिखते। इसका कारण ये है कि किसी भी सेट में एलिमेंट्स के रिपीट होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो मीनिंगलेस है।
अगर आप एलिमेंट रिपीट भी करते हैं और नहीं भी करते हैं तो वो एक ही बात है। इसलिए जैसे मान लीजिए मैं सेट बना रहा हूँ 1 2 3 4 3 5 और एक तरफ मैं बना रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो क्या ये सेट अलग अलग हो गया? ठीक है, मान लो इसको मैं बी बोल दे रहा हूँ। क्या ये सेट अलग अलग है? नहीं, ये सेट एक ही है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, यहाँ 5 एलिमेंट है, कैसे इक्वल हो गए? आप देख रहे हैं दो एलिमेंट सेम है, तो एलिमेंट का सेम होना वो मीनिंगलेस है। ठीक है, कोई मतलब नहीं, दोनों सेट एकदम इक्वल है। ठीक है, तो चलिए, तो ए यूनियन बी में हम कैसे एलिमेंट्स को शामिल करेंगे? जो या तो ए में हो या तो बी में हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हम यूनियन इनका तैयार करेंगे। और हम इनको डायग्राम में कैसे शो करेंगे, चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है U, और ये एक सेट हो गया A, ठीक है, और दूसरा सेट हो गया B। दोनों में हो सकता है कुछ एलिमेंट कॉमन हो, जैसे यहाँ पे हमको 3 और 5 दोनों में दिखे थे, और कुछ एलिमेंट ऐसे जो केवल A में है, कुछ ऐसे जो केवल B में है। तो यूनियन का मतलब क्या होगा? सबको आपको समेटना है, सबको कलेक्ट करना है, पूरा पूरा एलिमेंट। ठीक है, जो इंटरसेक्शन में है वो भी, और जो अलग अलग है वो भी। तो ए यूनियन बी ये पूरे को कवर अप करेगा, ए यूनियन बी पूरे को शो करेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, जैसे हम इनको और एक एग्जांपल से शो करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ए इक्वल है ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ओके, x इक्वल टू एन, और n क्या है? z में बिलोंग करते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू अगर अपन 1 2 3 4 5 रखते हैं तो क्या मिलेगा? n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 मिलेगा। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 2 जा 6, और n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 2 जा 0, n की वैल्यू -1 रखोगे तो -2 -4। यानी आप देख रहे हैं कि ये इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर। और मान लीजिए b इक्वल टू मैं मानता हूँ x सच दैट x इक्वल 2n + 1 n बिलोंग्स टू z। ओके, अब ये देखो, ये 2n था और ये क्या हो गया? 2n + 1। तो साफ साफ पता चल रहा है ये इवन इंटीजर है, ये ऑड है। कैसे? आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाइए, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, n की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 मिलेगा। आप रख के देखते जाओ। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 1 3 5 7 -1 -3 -5, ये इधर चलते जाएगा, वो उधर चलते जाएगा। और अब अगर अपने को ए यूनियन बी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों का यूनियन करना पड़ेगा। तो आप देखो ना, ए में कौन है? सारे इवन इंटीजर्स, बी में कौन है? सारे ऑड इंटीजर्स। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो पूरे इंटीजर्स कलेक्ट हो जाएंगे, और उसको आप आसानी से लिख सकते हैं इक्वल्स टू जेड। जेड मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, जिसमें इवन भी शामिल हो गया, ऑड भी शामिल हो गया। तो यूनियन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, और एक सिंपल एग्जांपल तो ये है ही। ठीक है, मैं आपको इससे जुड़ी कुछ बातें बता रहा हूँ, नोट्स बता रहा हूँ, तो आपके काम आएंगे बहुत। जैसे पहला नंबर का नोट ये है कि हमेशा अगर आप दो सेट का यूनियन तैयार करते हैं, ए यूनियन बी, मान लीजिए ए और बी का यूनियन है ये, तो वो दोनों सेट ए भी और बी भी इनके सबसेट्स होते हैं। यानी ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। देख लो, आप ए यूनियन बी यहाँ तैयार किए हो, क्या ए के सारे एलिमेंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं? जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको बनाते समय हम इन्हीं दोनों के एलिमेंट्स को कलेक्ट किए थे। तो जब ए के सारे एलिमेंट्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ए इसका सबसेट है। क्या बी के सारे एलिमेंट्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं? जरूर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बी को भी हम ए यूनियन बी का सबसेट आसानी से कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो फर्स्ट नोट हो गया। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए ए बी का सबसेट है, ठीक है, ए बी का क्या है? सबसेट है। तो
हमेशा ए यूनियन बी जब आप निकालोगे तो आंसर आएगा बी, यानी जो दोनों सेट में से जो बड़ा है, ठीक है, बड़ा मतलब जो छोटे वाले को अपने अंदर रख रहा है, तो उस केस में दोनों का यूनियन वो बड़ा वाला सेट होता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मतलब फोटो से देख लीजिए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया और ये मान लीजिए बी है और वो अपने भीतर ए को रख रहा है। अब आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा बताओ भला। ए यूनियन बी में हम किसको कलेक्ट करते हैं, ए यूनियन बी में हम किसको रखते हैं, जो या तो ए में हो या तो बी में हो। तो ए में जो है वो आखिर बी में है ही, तो यहाँ पे आप जो एलिमेंट लिखेंगे वो बी का भी हो जाएगा, इसलिए ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, यहाँ पे मान लीजिए ए है आपके पास 2 4 7, बी है आपके पास 1 2 3 4 7 8। तो आप देख लो कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, 2 4 7, यहाँ पे भी 2 4 7 है, यानी कि ए बी का सबसेट है। तो जब आप ए यूनियन बी तैयार करोगे तो कितना आएगा बताओ। दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है तो 1 2 3 4 7 8 मिला के लिख दिए। जो डबल आते हैं उनको तो हम एक ही बार लिखते हैं, डबल का कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू इतना आ गया। और देख लीजिए ये कोई और नहीं, ये कौन है, ये बी ही है, ठीक है, ये सेट बी ही है इसका। तो ये चीज भी प्रूफ हो गई इस एग्जांपल से। ठीक, इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए बी सबसेट है ए का, तो उस केस में दोनों का यूनियन कौन होगा, ए होगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो बहुत बड़े बड़े कार्य करती हैं, यानी बड़े बड़े जब आप थ्योरम्स बनाएंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स बनाएंगे, तो इन सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स के बाद हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये ए और बी का मान लो हमको इंटरसेक्शन करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और इस ए इंटरसेक्शन बी नाम के सेट में नया सेट तैयार हो गया। इसमें हम ऐसे एलिमेंट्स को रखते हैं जो ए और बी दोनों में कंपल्सरीली होना चाहिए, अनिवार्य रूप से ए में भी हो और बी में भी वो एलिमेंट्स हों, जरूर हों, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम केवल उन्हीं एलिमेंट्स को जगह देते हैं, केवल उन्हीं एलिमेंट्स को शामिल करते हैं जो हर हाल में ए और बी दोनों में ही होना चाहिए। अगर किसी एक में है और दूसरे में नहीं, मान लो ए में कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट बी में नहीं है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी में उस एलिमेंट्स को नहीं रख सकते, ठीक है। या फिर बी में है और ए में नहीं है तो भी नहीं रख सकते। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है और ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो उन एलिमेंट्स को बताइए, मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है, ये केवल ए में दिख रहा है, बी में तो इसका कोई नामो निशान नहीं है, नहीं है बी में। लेकिन उन एलिमेंट्स को आप देखिए, देखो ये एलिमेंट ये ए वाले गोले में भी है और बी वाले गोले में भी है ये वाला एलिमेंट। तो ये एलिमेंट जो है वो ए में भी शामिल है, बी में भी शामिल है, इसलिए ये पूरा जो दायरा आपको दिख रहा है पूरा यही आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो ए और बी दोनों में हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए हम इन्हीं में अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहें तो क्या आएगा। ए और बी को आप देखेंगे, केवल ऐसे एलिमेंट्स को चुनो जो दोनों में हो। तो 1 2 यहाँ तो नहीं है, 1 2 छोड़ो हटाओ, 3 5 यहाँ है क्या, 3 5 देखो तो है 3 5, ठीक है। 6 वहाँ है, यहाँ नहीं है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। उन्हीं एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे जगह दी जो दोनों में थे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन भी तैयार हो गया। आइए और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लीजिए ए जो है वो ऐसे इंटीजर्स को रखता है, x इज इक्वल्स टू 2n लिख दिया मैंने यहाँ पे, और n बिलोंग्स टू z। ऐसे इंटीजर्स जो 2 के मल्टीपल हैं, यानी इवन इंटीजर्स। और b मान लीजिए
ऐसे इंटीजर्स हैं 3n, यानी जो 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। n की वैल्यू आप 1 2 3 4 रखते जाओगे तो 3 1 3 6 9 ये सब मिलेगा आपको, यानी ये 3 के मल्टीपल्स हो गए। तो और n बिलोंग्स टू z है, तो z सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव सब शामिल है उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम a इंटरसेक्शन b तैयार करेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे x जो है वो बिलोंग करता है, सॉरी x जो है वो इज इक्वल्स टू 2n है, n बिलोंग करता है z में, और यहाँ पे x जो है वो 3n है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, और यहाँ n बिलोंग करता है z में। ओके, सो ये जो है n की वैल्यू जब आप 1 2 3 4 रखोगे तो ये आपको इसका मल्टीपल मिलेगा 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 0 -2 -4 ये इधर चलेगा इंटरसेक्शन, इधर क्या आएगा 3 का मल्टीपल चलेगा 3 6 9 12, और n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 भी आएगा, -3 -6, और इधर ये भी चलेगा। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हमको उन्हीं लोग को लिखना है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन कौन है? 6 मेरे को दोनों में कॉमन दिख रहा है, 12 कॉमन दिख रहा है, 0 भी कॉमन है, 0 6 12 -6 -12 इधर आएगा। तो गौर फरमाइए, आप देखिए गौर से इसको कि ये 6 का टेबल बन गया, उधर प्लस में इधर माइनस में, यानी 6 के मल्टीपल्स का कलेक्शन तैयार हो गया। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 6 n बिलोंग्स टू z। तो 2n और 3n का जो ये इंटरसेक्शन निकला तो वो 6n के इक्वल हुआ। तो गौर से देखिए 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, इसलिए इंटरसेक्शन में जब हम दो इंटीजर्स को लेते हैं तो इंटरसेक्शन में उन दोनों सेट्स का जो एलसीएम तैयार होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। इसमें 2 के मल्टीपल्स, इसमें 3 के मल्टीपल्स, तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा? जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा। तो जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा स्मॉलेस्ट, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 6n को लिखे हैं, जो कि आया भी, आप देख सकते हैं। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। आइए अब हम इंटरसेक्शन से जुड़ी कुछ बातों को ध्यान देते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि हमेशा अगर आप दो सेट का, मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं, और दोनों सेट का जब आप इंटरसेक्शन तैयार करेंगे, इंटरसेक्शन दो सेट का जब आप इंटरसेक्शन तैयार करेंगे तो वो हर हाल में दोनों सेट का ही सबसेट रहेगा। फोटो देख लो आप, ये मान लो यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है ए, ये सेट है बी, इंटरसेक्शन कौन हुआ? ये वाला हिस्सा हुआ। तो आप देखो ये वाला टुकड़ा क्या ए का सबसेट नहीं दिख रहा है? ये वाला टुकड़ा ए के भी अंदर है, ए का भी कुछ हिस्सा है, और यही वाला टुकड़ा बी के अंदर भी है, यानी बी का भी हिस्सा आप उसको कह सकते हो। और सबसेट की तो डेफिनेशन वही है कि पूरे का एक छोटा टुकड़ा, यानी ये सारे एलिमेंट्स ए के भीतर भी हैं और यही सारे एलिमेंट्स बी के भीतर भी हैं। तो आप इस ए इंटरसेक्शन बी को आप ए का सबसेट भी कह सकते हो, और ए इंटरसेक्शन बी को आप बी का भी सबसेट कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए कि दूसरा, अगर मान लीजिए एक कोई सबसेट है, वो दूसरे एक सेट मान लो दूसरे का सबसेट है, मान लीजिए ए सबसेट है बी का, उस केस में अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा? तो जो सबसेट है ना वो आएगा, ठीक है। यूनियन में ठीक उल्टा होता था, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो दोनों का यूनियन बड़ा वाला आता था, यानी जो सुपर सेट है वो आता था, और सबसेट में जो छोटा है वो वाला आएगा। आप देख लो यहाँ पे एक फोटो बना देते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट, ये मान लो हो गया बी और ये हो गया ए। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन अनुसार हम इंटरसेक्शन में उन्हीं एलिमेंट्स को शामिल करते हैं जो दोनों में हो। तो भैया क्योंकि ए बी के पूरी तरह अंदर है, इसलिए जो भी एलिमेंट्स ए में हैं वो बी में भी हैं। दिख भी रहे हैं आपको, ये पूरा बी के अंदर भी तो है, क्योंकि बी पूरी तरह से ए को अपने अंदर रखे हुए है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा? ए आ जाएगा। वैसे ही अगर ए बी को रखता
तो इंटरसेक्शन भी कितना आता, बी आ जाता। ठीक, तो दोनों में से जो छोटा है यानी जो सबसेट है उसको हमको यहाँ पे लिखना है। आइए और एक आध एग्जांपल देखते हैं। इवन और इंटीजर्स वाला हमने एग्जांपल देखा था। मान लीजिए एक सेट है जो ऐसे इंटीजर्स को रखता है जो 2 के मल्टीपल है, यानी इवन इंटीजर्स n बिलोंग्स टू z। बी एक ऐसा सेट है जो ऐसे एलिमेंट्स को रखता है जो 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है, 3 के मल्टीपल हैं। और 3 के नहीं, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 2n+1, क्योंकि मुझे आपको एक नई डेफिनेशन बतानी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको 2n+1। अब बताइए, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये सारे इवन इंटीजर्स हैं और ये सारे क्या हैं, ऑड इंटीजर्स हैं। अब आप इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन में हम कैसे एलिमेंट्स को लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। जब आप इस इधर n की जगह 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो क्या तैयार हुआ था, ये 2 4 6 टाइप का तैयार हुआ था। और इधर n की जगह 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो ये 3 5 7 3 5 7 इस तरीके का तैयार हुआ था। यानी ये सारे इवन नंबर्स को रखता है, ये वाला सारे ऑड नंबर्स को रखता है। थोड़ी देर पहले हमने अच्छे से डिटेल में समझा था। अब इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं, तो भैया दोनों में तो कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है, तो दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब जो भी सेट तैयार होगा वो कौन होगा, खाली होगा। और खाली यानी एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, फाई भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, एम्प्टी सेट या नल सेट भी हम इसको कहते हैं। तो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन भी कितना या नल सेट आ गया। और ऐसे केस में एक नया डेफिनेशन बनता है कि जब दो सेट का इंटरसेक्शन फाई हो अर्थात नल सेट हो, तो ऐसे केस में वो दोनों सेट कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कब कहलाएंगे, जब दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो यानी नल सेट हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया तरीके से इसमें फिट बैठ रहा है अच्छे से। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। मैं ये वाला एग्जाम्पल मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत काम आ रहा है, ठीक है। और क्या बताने का बच गया, ठीक, हाँ, एक बात देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए आपके पास n सेट है, n नंबर ऑफ सेट्स हैं, a1 a2 an, ठीक है। तो इन सबों का आप यूनियन जब बनाएंगे तो यूनियन को लिखेंगे कैसे, a1 यूनियन a2 यूनियन। जरूरी नहीं है कि दो ही सेट का यूनियन डिफाइन कर सकते हैं, आप बहुत सारे सेट के यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे सेट का जब यूनियन लिखेंगे तो डेफिनेशन वही रहेगी कि इसमें उन एलिमेंट्स को रखना है जो उन सबों में से कम किसी एक में तो हो ही, ठीक है, यूनियन में। और इंटरसेक्शन में क्या होगा, बहुत सारे सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन तैयार करेंगे तो उनके इंटरसेक्शन में आप उन एलिमेंट्स को, केवल उन एलिमेंट्स को जगह देंगे जो उन सब सेट में जरूरी हो कि रहे, ठीक है, अनिवार्य रूप से रहे, कंपलसरी रहे, ठीक है। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन 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 AN, ठीक है। इसको हम इस तरीके से छोटे रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ AI, और I कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 2 3 से N तक। तो AI लिख दो, I is equals to 1 to N, I is equals to 1 to I is equals to N। तो ये इन सबको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ऐसे ही आप इंटरसेक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये बातें हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो उसमें a माइनस बी और b माइनस ए के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स का आपको मैं डेफिनेशन बता दिया, उसी में बता दिया, इसलिए उसको अलग से मैं हेडिंग डाल के नहीं लिखा। डिसजॉइंट सेट्स यानी कि जिन दो सेट का इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट हो। चलिए, हम यहाँ पे थे कि
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी देखो ना, इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में तो हो किंतु बी में ना हो। ठीक है, ये सेट ऐसे एलिमेंट्स को रखता है जो ए में शामिल हो लेकिन बी में शामिल ना हो। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आप चलो ए माइनस बी यहाँ पे बताइए क्या होगा। ऐसे एलिमेंट्स को आप रखिए जो आपको ए में दिखाई दें और वो बी में दिखाई न दें। 3 और 5 ए में दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो बी में भी तो दिख रहे हैं, तो आप ए माइनस बी में उनको नहीं रख सकते। 1 2 ए में दिख रहे हैं लेकिन वो बी में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आप ए माइनस बी में उनको शामिल करेंगे। 6 आपको ए में दिख रहा है और बी में नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको उसको भी शामिल करना पड़ेगा। 7 8 को की तो बात ही नहीं उठती, वो हम केवल उन एलिमेंट्स पे नज़र रख रहे हैं जो ए में हो निश्चित तौर पे हो और बी में वो न हो। ठीक है, तो 1 to 6 आ गया। वैसे ही अगर आप यहाँ पे b माइनस ए की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो b में हो लेकिन a में ना हो, b में हो लेकिन a में ना हो। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे कैसे बताएंगे, यहाँ पे आप b माइनस ए को कैसे बताएंगे, b में हो लेकिन a में ना हो। 3 5 b में है, a में भी है, उसको नहीं लिख सकते अपन यहाँ पे। 4 7 8 लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि 4 7 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो b में आपको दिख रहे हैं लेकिन a में आपको नहीं दिख रहे हैं, इसलिए b माइनस ए हम ऐसे लिख लिए। अगर हम इनका फोटो बनाएं तो ये ऐसे बनेगा, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये जो देखो ये वाला जो टुकड़ा है वो तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, आपको उन एलिमेंट्स को देखना है जो ए में हो और वो बी में ना हो। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला कॉमन है और वो कॉमन वाला हिस्सा तो बी में भी आ जाएगा, तो हम उनको नहीं लेंगे, हम केवल उनको लेंगे जो ए में सिर्फ दिखे और वो बी में न ही दिखे। ठीक है, और वैसे बी माइनस ए में ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ये ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन, ये ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो बी में है और ए में नहीं है। तो ये रहा आपका a माइनस बी एंड b माइनस ए। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ भी नहीं करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस में आपको इन दोनों का क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। तो जब आप इन दोनों का यूनियन करेंगे a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो वो a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। a ट्राइंगल बी या ए डेल बी ऐसे करके हम इसको लिखते हैं, ए डेल बी। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि इन दोनों का यूनियन। आप देख रहे हैं कि जब हम ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन तैयार करते हैं तो उसमें वो लोग छूट गए जो कौन है, जो है दोनों में कॉमन, और दोनों में कॉमन यानी ए इंटरसेक्शन बी। यानी हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि ये ऐसे एलिमेंट्स को रखता है जो ए इंटरसेक्शन बी में न हो। न होने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, या अभी कॉम्प्लीमेंट नहीं बताया हूँ, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कॉम्प्लीमेंट। आप ऐसे बोल दो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। करेक्ट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में जो न हो, हम उन एलिमेंट्स को ध्यान दे रहे हैं। देखो जहाँ पे मैंने पेन से ऐसे निशान बनाया है ना, ये सब, तो ये सब है वो ए डेल बी यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी और बी माइनस ए की यूनियन से तैयार होगा। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी जगह पे बिलोंग करते हैं। ठीक, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया। आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, मान लीजिए कोई सेट है, उसके कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं ए डैश, और कभी कभी हम
ए के ऊपर ऐसे स्मॉल सी लगा देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये ऐसे एलिमेंट्स को रखता है जो ए में नहीं है। फोटो से हम दिखा देते हैं। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट, और मान लीजिए ये वाला हिस्सा ए है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़ के जो बच गया जो हिस्सा है वो आपका हो जाएगा ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी ए कॉम्प्लीमेंट उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो ए में शामिल नहीं है, उसको छोड़ के जो बच गया वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। और बस इतना ही था। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट मान लो मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 छूट गया यहाँ पे। अब अगर ए और बी मैं इसके सबसेट्स मानकर चलूं तो मुझे बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के अनुसार ए कॉम्प्लीमेंट में आप उन एलिमेंट्स को शामिल करेंगे जो ए में न हो। तो ए में 1 2 3 5 6 है, तो उनको छोड़ के अब यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच गए आपको उनको इसमें रखना है। 1 2 3 नहीं रखना है क्योंकि ए में आ चुके हैं, 4 वहाँ नहीं आया है उसको यहाँ रखो, 5 वहाँ आ चुका है मत रखो, 6 भी आ चुका है मत रखो, 7 8 9 10, ठीक, 7 8 9 10, 4 7 8 9 10। वैसे ही आप बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हो। 3 5 4 7 8 आ चुका है, तो 3 5 4 7 8 को छोड़ के जो बच गया 1 2 7 9 10, 1 2 7 9 10, ठीक। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ से ऐसे बन जाएगा। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी हमने सीख लिया। कुछ इसमें और नोट करने लायक बातें हैं, वो ये है कि चलिए बताइए अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो हम डेफिनेशन अनुसार क्या लिखेंगे, इसमें वे सारे एलिमेंट्स आएंगे। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे आप ए का कॉम्प्लीमेंट बना रहे हो तो उन एलिमेंट्स को रखोगे जो ए में ना हो। तो वैसे ही आप अगर ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बना रहे हो तो ऐसे एलिमेंट्स को रखोगे जो ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो। और ऑब्वियस सी बात है जो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे वो निश्चित तौर पे ए में होंगे, यानी वापस आपका क्या बन जाएगा ए। यानी किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट खुद होता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं। और भी इसमें कुछ बातें हैं। मान लीजिए कोई सेट है, यहाँ इसको मिटा रहा हूँ मैं, कोई सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये हर हाल में फाई आएगा। कैसे, देखो ना, ए है और ये ए डैश है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम डेफिनेशन कैसे बनाए थे, ए कॉम्प्लीमेंट में तो होते वही है ना जो ए में ना हो, तो दोनों में कुछ कॉमन रहेगा ही नहीं, तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन फाई होगा, ठीक है। यूनियन करेंगे जब अब इनका, तो आप सोचो जब इनको दोनों को मिला देंगे तो पूरा डब्बा तैयार हो जाएगा और वो यूनिवर्सल सेट है यू, तो दोनों का यूनियन होता है यू। अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आएगा फाइव, क्योंकि जब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे मतलब डेफिनेशन के अनुसार आपको ऐसे एलिमेंट्स को लिखना है जो यू में ना हो। तो जब हम यू में ना हो मतलब और किस में हो, तो उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो ये कुछ भी नहीं आएगा, यानी फाइव आएगा। यानी सब कुछ का उल्टा कुछ नहीं, और कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ, ठीक है। फाइव नल सेट है, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो नल सेट में न हो। तो नल सेट में तो वैसे भी कोई एलिमेंट नहीं होता, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जो नल सेट में न हो वो कौन होंगे, वो सब एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट्स। और सारे एलिमेंट्स यानी पूरा डब्बा, पूरा यूनिवर्सल सेट यू तैयार हो जाएगा। तो वही है, सब कुछ का उल्टा कुछ नहीं और कुछ नहीं का उल्टा सब कुछ। तो इस तरीके से कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। तो ये तमाम प्रकार के ऑपरेशंस आज हमने सेट्स में देखे, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कहीं भी डाउट हो तो बिंदास आप लोग पूछ लीजिए, कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। अभी समझाने में मैं थोड़ा सा उत्साह अपना अच्छे से नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा थका हुआ था, लेकिन फिर भी
मुझसे जितना बन सका, जितनी एनर्जी से मैं समझाते मुझे बना, मैंने आपको समझाया। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू मैथ्स और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के वीडियोस बनते जाएं 11th 12th के, और आपको हर टॉपिक का, हर डाउट का आपको सॉल्यूशन मिले, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच।